हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं जैसे y = f(x) और इस बॉक्स के अंदर ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम लिखते हैं, इसके अंदर जो ये x लिखा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा और इसको पढ़ते हैं हम इंटीजर पार्ट ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर x या फिर बॉक्स x। ठीक है, कुछ भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में ये चिन्ह बन के आएगा जैसे ये ब्रैकेट के अंदर x लिखा होगा तो वहाँ पे बाद में वो क्वेश्चन के एंड में ऐसे लिखेंगे कि ये जो बॉक्स x है, ठीक है, ये आपका डिनोट कर रहा है, ठीक है, डिनोटेड ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, ये लिख के आएगा। ये जब लास्ट में बोलेगा कि ये जो बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है तभी हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर मानेंगे, अदरवाइज ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये आपका एक नॉर्मल ब्रैकेट के तरीके ही ट्रीट होगा। ठीक है, ये उन्हें बताना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको एक एग्जांपल से समझाएं, ने एक बॉक्स के अंदर ऐसे लिखा 5.3, ठीक है, तो इसका जो इंटीजर पार्ट होगा वो होगा 5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हुआ कि इसके अंदर यदि 5.3 है तो जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको हटा के जो पहले लिखा है वो इंटीजर है तो वो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक हम मान लें कि हमने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0.3 तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? केवल 0। केवल ऐसे लिख दें 3 इसके अंदर तो ये स्वयं एक इंटीजर है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 3। और समझते हैं इसको, जैसे 5.3, ठीक है, तो 5.3 का जो इंटीजर पार्ट था वो क्या आया? 5। तो ये 5 आने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ कहीं पे आपका मान लो कि 5 है और यहाँ पे इंटीजर 6 है और यहाँ कहीं पे होगा मान लो कि 5.3, तो जो भी इंटीजर सम ले, जैसे कोई वैल्यू है, जैसे ये 5.3 आपकी वैल्यू थी तो इसके जस्ट पहले जो इंटीजर्स पढ़ रहा था वो क्या था? आपका 5। तो इसके एक पहले यानी कि लेफ्ट में हम जो भी इंटीजर मिलता वही अपना आंसर होता इंटीजर पार्ट के अंदर। ठीक है, यदि ये समझ में आता है तो फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। अब गलती कैसे नहीं होगी वो आपको ऐसे समझना है कि जैसे आपकी ये पॉजिटिव वैल्यू थी, जैसे 5.3 तो आपने 5 दे दिया। अगर जैसे मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि जैसे आपके सामने है 4-4.7, ठीक है, इसका इंटीजर पार्ट, तो इसमें बहुत से लोग क्या करेंगे कि जो पॉइंट के पहले लिखा है यानी कि -4 वही आंसर दे देंगे, बट ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर -4 नहीं होगा। इसके लिए तो आप वो देखो जो मैंने अभी नंबर लाइन बताई थी, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि आपका है -4, ठीक है, और यहाँ पे है आपका -5, ठीक है, और 4.7 जो होगा ये आपका यहाँ कहीं पे है -4.7। ठीक है, तो अभी जो हमने बताया कि इसके पहले वाला इंटीजर यानी कि जस्ट लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है, तो 4.7 के लेफ्ट का इंटीजर तो क्या है आपका? -5। तो इसका मतलब कि -4.7 का जो आंसर होगा वो आपका फाइनली क्या होगा? -5, ना कि -4। ठीक है, तो यही गलती ज़्यादातर करते हैं कि अब जैसे -4 है इंटीजर पार्ट के अंदर तो इसका आंसर क्या होगा? -5 इसका भी होगा और -4.7 जो अभी लिया था इसका इंटीजर पार्ट भी क्या होगा? -5 ही होगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ऐसा है -0.23, इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा? इसके पहले कौन सा इंटीजर होगा? वो होगा -1। अच्छा, अब जैसे ये है इंटीजर पार्ट के अंदर है पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 के समथिंग होती है। तो 3.14 का मतलब क्या है कि इसका जो इंटीजर है वो तो आपका क्या होगा? 3 ही होगा। ऐसे ही जैसे इंटीजर पार्ट ई है तो ई 2.7 समथिंग होता है तो इसका इंटीजर पार्ट 2 होगा। ठीक है, और जैसे -पाई है तो -पाई आपका -3.14 होगा, तो माइनस आ गया तो -3.14 के जो लेफ्ट का इंटीजर होगा वो क्या होगा? -4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये लिखा है आपका 1/5
पार्ट 1/5, तो 1/5 क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके पहले का जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये तो हमने बेसिक सी चीज़ें समझी जो कि इंटीजर फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास था y बराबर f(x) इक्वल था इंटीजर पार्ट ऑफ x। अब यदि मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी वैल्यू डिफाइन करनी होगी जिसको हम ग्राफ में प्लॉट कर पाए। तो ग्राफ बनाने के लिए इसमें ये समझो, जैसे मैंने x का मान लो 1 रखा इंटीजर पार्ट के अंदर, तो इंटीजर पार्ट 1, ठीक है, ये आपका 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने x बराबर मान लो 1.2 रखा, तो इंटीजर पार्ट 1.2 क्या वैल्यू देगा, फिर से 1 देगा। ऐसे ही जैसे हम 1.5 रखें तो 1.5 भी आपका क्या देगा, 1 ही देगा। इसी प्रकार यदि हम इसमें ऐसे 1.99 रखें, ठीक है, तो ये जो आपका फाइनल देगा ये फिर से क्या देगा, फाइनल वैल्यू 1 ही देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 और 1 के बीच में कुछ भी रखते रहो, उसका आंसर तो क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो वापस इंटीजर पार्ट के लिए जैसे y इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x था, ठीक है, तो जब x बिलोंग्स कर रहा है 0 और 1 पे ओपन लगा दिया तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें, 0। ठीक है, इंटीजर पार्ट के लिए। ठीक है, चाहो तो लिख लो कि ये जो वैल्यू है वो किसके लिए है, इंटीजर पार्ट ऑफ x के लिए, वो क्या मिलेगी, 0। अब जब x बिलोंग करेगा 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 2 पे ओपन लगाया है, तो इस बार जो इंटीजर पार्ट की वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, 1। यानी कि 2 के पहले पहले जैसे 1.9 तक हम रखेंगे तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1। इसी प्रकार जैसे x बिलोंग कर रहा है इंटरवल 2 से 3 के बीच में, तो वहाँ पे जो इंटीजर पार्ट की वैल्यू आएगी वो इस बार क्या आएगी, 2। को आप ऐसे समझो जैसे 0 और 1 के बीच हमने कुछ भी रखा x का मान, वो तो 0 मिलेगा। तो जैसे हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहें, जैसे ये आपका 0 है, ठीक है, और ये आपका 1 है, ठीक है, तो 1 पे हमने ओपन लगा दिया। तब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखो, जैसे यहाँ से यहाँ तक कुछ भी रखो 0 और 1 के बीच में, तो ये तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी केवल इसमें। ठीक है, इसके बाद लेकिन जैसे ही आप 1 रख दोगे, जैसे x की जगह क्या रख दोगे, 1, तो इसका फाइनल क्या मिलने लगेगा, अब 0 ना मिल के क्या मिलेगा, ये आपका 1 मिल जाएगा। तो अब क्या आपका पोर्शन यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे 1 के आगे 1.1, 1.2, 1.3 कुछ भी रखते रहोगे तो ये 1 ही मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे मान लो कि ये 2 है और यहाँ पे आपने 2 पुट किया तो अब ये आपको यहाँ पे देगा, यानी कि ये 2 दे देगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 के बाद कुछ भी रखते रहो तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन जब आप इसमें 3 पुट करोगे यहाँ पे 3, तो अब ये आपकी वैल्यू फिर क्या दे देगा, 3 पे देगा, 2 पे नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका ग्राफ है वो इस प्रकार की लाइन सेगमेंट ऐसे आएंगे। जो इंटीजर पार्ट का फाइनली ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये हमने इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको आपको समझना है इस ग्राफ को। तो जैसे मैंने इसकी वैल्यू क्या रखी, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखी तो ये तो 0 ही मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 1 रखोगे तो ये 1 देगा। ठीक है, और जब 1 और 2 के बीच में ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। लेकिन जब आप 2 रख दोगे वैल्यू इसमें तो ये आपको 2 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे देखो फील्ड है और इस वाले 2 पे ओपन लगा हुआ है। तो ये इस प्रकार से ऐसा पूरा ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ये माइनस में भी। ठीक है, आपको ये ग्राफ को भी रट लेना है, जैसे बाकी ग्राफ याद किए ऐसे इसको भी याद कर लेना है। ठीक है, अब इस ग्राफ में चाहो तो आप वो पुरानी चीज़ें जो अपनी थी, ठीक है, जो हम पहले निकालते थे, जैसे कि इसकी डोमेन, तो ये तो पूरे x एक्सिस में डिफाइन है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, r। ठीक है, और यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, केवल इंटीजर्स मिल रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, y अक्ष पे,
वाई अक्ष पे जैसे आप ऐसे इस डायरेक्शन में रेंज देखोगे तो केवल इंटीजर्स मिल रहे हैं और बाकी कुछ मिल नहीं रहा। जैसे यहाँ पे आपको देखा 0 मिला है, यहाँ पे -1 मिला है, यहाँ पे +1 मिला है और कोई वैल्यू नहीं मिल रही। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, ओनली इंटीजर्स। ठीक है, रूट्स की बात करें तो ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वो रूट्स होते हैं। तो ये तो एक्स अक्ष के ऊपर ही एक लाइन बन रही है। जैसे हम इंटरवल ले लें, रूट्स जैसे हमें निकालना है, मान लो कि इंटरवल 0 और 1 के बीच में, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे तो बहुत सारे रूट निकल आएंगे क्योंकि ये इसी के ऊपर है। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल है जो आपका 0 और 1, उसके बीच में ही काफ़ी सारे रूट होंगे, तो उसी में इनफाइनाइट रूट्स होंगे। ऐसे सभी इंटरवल्स में इसके रूट्स निकलते रहेंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट रूट्स होंगे नंबर ऑफ रूट्स की बात की जाए तो। और ये पीरियोडिक फंक्शंस तो है नहीं, ठीक है, और ना ही ये बाउंडेड है और किसी लाइन को अप्रोच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई एसिम्प्टोट भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें थी, तो इसको भी आपको अच्छे से रट लेना है जैसे आपने बाकी सारे ग्राफ सीखे हैं।